गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलो देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेल और फीमेल गैमीट कोई न कोई बन रहा है। मेल गैमीट कहाँ बन रहा है, फीमेल गैमीट कहाँ बन रहा है, कैसे आपस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस सब के बारे में इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर में हम देखेंगे। देखते हैं इस वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको समझने के लिए हमें बढ़िया समझना पड़ेगा फ्लावर को भैया, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, फ्लावर पे। क्यों? क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किस में पाए जा रहे हैं, आपके फ्लावर में पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा एक ओवरव्यू डायग्राम है फ्लावर का। ये हमारा पेडिसल पाया जाता है, ये हमारा थैलेमस पाया जाता है, ये हमारे सेपल्स पाए जाते हैं। पूरे सेपल्स को मिला के हम कैलिक्स कहते हैं। ये हमारे पेटल्स पाए जाते हैं, पूरे पेटल्स को मिला के हम क्या कहेंगे, कोरोला कहते हैं। और ये हमारा जो पाया जाता है, स्टेमन पाया जाता है। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, और ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, एंथर कहते हैं। दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, स्टेमन कहते हैं। ये हमारा फीमेल वाला पार्ट पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा कह देते हैं, और बीच वाले को हम क्या कहेंगे, स्टाइल कह देते हैं। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, ओवेरी कहेंगे। और पूरे को मिला के, तीनों को मिला के ये पूरा जो पार्ट पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्पल कह सकते हैं, या फिर हमारा पिस्टिल कह सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि हमारा मेल गैमीट्स किसमें प्रोड्यूस हो रहा है। मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है हमारा एंथर में प्रोड्यूस हो रहा है। मेल गैमीट एंथर जो होता है, अगर एंथर को यहाँ पर देखें, इस एंथर के स्ट्रक्चर को, तो एंथर का स्ट्रक्चर इस तरह मिलता है। एंथर का स्ट्रक्चर ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब है ये वाला एक लोब है और ये वाला एक लोब है, तो ये बाइलोब्ड होता है। एक लोब में दो थीका होते हैं, थीका इस वाले को कहते हैं। एक लोब में एक थीका ये है, एक थीका ये है। तो एक एंथर जो है बाइलोब्ड होता है और एक लोब में दो थीका होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका कहला जाएगा, थीका का स्ट्रक्चर कहला जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे अंदर वाले बीज, ये जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया चारों को मिला के कहेंगे। एक को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सिंगुलर है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे एक को। और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होकर क्या बनाती है, पोलन सैक बनाती है, जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके चारों तरफ चार लेयर पाई जाती हैं। यहाँ पर इस चार लेयर पाई जाती हैं। पोलन सैक के चारों तरफ जो चार लेयर पाई जाती हैं, सबसे पहली वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसको फटने में हेल्प करती है। जब मैच्योर हो जाएगा एंथर, तो इसको फटने में ये हेल्प करेगी, एंडोथीसियम। उसके बाद लेयर और पाई जाती हैं, दो तीन लेयर पाई जाती हैं, उनको मिडिल लेयर्स कहते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, टैपेटम कहते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। और वो जो है, उसका साइटोप्लाज्म है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, यानी कि घना साइटोप्लाज्म होता है, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सके। तो टैपेटम वाली सबसे अंदर वाली लेयर होगी, जो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेगी। बाकी जो तीन लेयर बाहर वाली हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन सी है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है। ये हमारी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है,
माइक्रोस्पोर एंजियम से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। माइक्रोस्पोर को ही हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमीट, इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स कहेंगे। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जो बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो जो यहाँ पे एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है इसकी, यहाँ से एक सेल ले रहे हैं, एक सेल 2 में डिवाइड होगी और ये फर्दर डिवाइड होगी 4 में। ये ऐसे फाइनली कितनी सेल्स बनी, 4 सेल्स आर फॉर्म। ये 4 बनी है तो इनको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स कहेंगे। और ये जो डिवीजन होता है इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो इस सेल से ये 4 पोलन ग्रेन्स बने, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। यानी स्पोरोजीनस टिश्यू इसके अंदर पाया जा रहा था, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल थी MMC। तो उससे मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन से हमारे 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमेशा गैमीट जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स भी हमारे कौन सी कंडीशन के होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन के होंगे। अब यहाँ पर बात करें, कभी कभी ऐसा होता है चारों पोलन ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे मैंने अलग बता दिया है। कभी कभी ऐसा होता है एक सेल है, एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बनी, फिर 2 सेल से हमारी कितनी बनी, यहाँ पे 4 सेल बनी। तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब वो चारों पोलन ग्रेन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है। अब आता है माइक्रोस्पोर, यानी कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं भैया। ये हमारा पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्जाइन कह देते हैं। बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एक्जाइन कह देंगे। और ये एक जबरदस्त सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। बहुत जबरदस्त सब्सटेंस का मतलब है कि कोई एंजाइम इसको गला नहीं सकता। ये हमारी एक्जाइन है, कोई एंजाइम करा नहीं सकता। हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर लेती है, कम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेती है। तो इसको बहुत ही ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से कौन सी बनी होती है, एक्जाइन बनी होती है। देखिए कहीं कहीं ये एक्जाइन एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। जहाँ पर ये एक्जाइन एब्सेंट है उसको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कह देते हैं। ठीक है, और अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, इसके अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन। पोलन ग्रेन के अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। ये इंटाइन कैल्शियम और पेक्टेट की बनी होती है। ठीक, तो अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, इंटाइन कह देते हैं। बाहर वाली लेयर हमारी किससे बनी होती है, बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है और अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मैंने पहले कैल्शियम और पेक्टेट बोल गया था, उसके लिए सॉरी। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है अंदर वाली लेयर। ठीक, अब उसके अंदर जो होता है ये पोलन ग्रेन्स होगा। पोलन ग्रेन्स में 2 सेल पाई जाती हैं। एक छोटी सेल से इसके साइटोप्लाज्म में तैरती हुई पाई जाएगी और एक ये लार्ज सेल है। लार्ज सेल का न्यूक्लियस ये है। तो ये जो लार्ज सेल पाई जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और छोटी सेल जो इसके साइटोप्लाज्म में तैरती हुई सी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। ज़्यादातर केस में ये 2 सेल स्टेज का होता है हमारा पोलन ग्रेन। ठीक, अब 60% केसेस में पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज का होता है, इसको हम 2 सेल्ड स्टेज कहेंगे। अब 3 सेल्ड स्टेज बात आती है एक और। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब है कि यहाँ पर ये जनरेटिव सेल है, ये माइटोसिस डिवीजन करके 2 जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये माइटोसिस डिवीजन करके 2 जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ पर 2 जनरेटिव सेल पाई जाएंगी और एक हमारी वेजिटेटिव सेल पाई जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब 3 सेल्स आर प्रेजेंट इन ए पोलन ग्रेन्स। एक पोलन ग्रेन्स में 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी 3 सेल्ड स्टेज है। यानी 40% केसेस में 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये हमारा 3 सेल्ड स्टेज का पाया जाता है। एक और बात याद रखने की ये है कि अगर 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन पाई जा रही है तो बाद में जब पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन करने जाएगा तो वहाँ पे जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाती है और 2 सेल जनरेटिव सेल की बनती हैं। तो अल्टीमेटली 2 जनरेटिव सेल का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए इसका फिनोमेनन देख लेना आप, मिलेगा अभी आपको मलाई मार के। तो अब ये कहानी हो गई। अब कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एलर्जी प्रोवाइड भी करते हैं, एलर्जी भी करते हैं, एलर्जी भी देते हैं। पोलन ग्रेन्स के यूज के जैसे हमारा अस्थमा कर देते हैं,
ये यहाँ पे आके हैं तो बहुत सांस में लेने में दिक्कत आती है, तो कुछ पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इनको टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में इनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में तो इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है पोलन ग्रेन्स का। तो पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स रिच पाए जाते हैं। अब ये क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो उनकी विएबिलिटी क्या है। कुछ पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी उसे कहते हैं ऐसा टाइम पीरियड जब पोलन ग्रेन्स एंथर से टूट जाता है और वो कितने देर तक जिंदा रहता है। एंथर से निकलने के बाद पोलन ग्रेन कितनी देर तक जिंदा रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये विएबिलिटी जो है कुछ पोलन ग्रेन्स में 30 मिनट की पाई जाती है। जैसे हमारी जो कुछ फैमिली हैं, जैसे सोलेनेसी है, रोजेसी है, लेगुमिनेसी है। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली को कहते हैं। रोजेसी रोज वाले जो फ्लावर हैं, गुलाब का फूल है, उसको कहेंगे, उसकी पोलन ग्रेन की विएबिलिटी 30 मिनट्स होती है। और लेगुमिनेसी दाल वाले जो प्लांट हैं उनकी पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी 30 मिनट्स होती है। कुछ की पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पर। अब एक और बात आती है, क्या विएबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं? क्या यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकाल के उसे हम कई हफ्तों तक, कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसे -196 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो उसकी विएबिलिटी को, पोलन ग्रेन की को बढ़ाया जा सकता है। तो विएबिलिटी कैन इनक्रीज व्हेन दिस प्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर उसको रख दें, कितना, -196 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में रख देते हैं, तो इसकी विएबिलिटी जो है इनक्रीज कराई जा सकती है। अब बात आती है हमारे फीमेल वाले पार्ट की। फीमेल में अगर एक हमारा कार्पल पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पली। ये एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी है। किसी किसी फ्लावर में 2 कार्पल भी पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइकार्पेलरी कंडीशन कहते हैं या मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी कब कहेंगे, जब 2 से ज़्यादा पाया जाता है तो उसे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं। अच्छा, अब जब आपस में कार्पल, जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है उसमें कार्पल आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिन कार्पस कहते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है पेपेवर का। दूसरी वाली बात आती है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपस में फ्री होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। एपोकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस का एग्जांपल है माइकेलिया है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे हम पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब एक बात और आ जाती है इसकी कि यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। इसके ओवेरी के अंदर ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर ये ओव्यूल पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ओव्यूल पाया जा रहा है। अगर एक ओव्यूल ये ओव्यूल पाया जा रहा है, ओव्यूल के अंदर ये जो स्पेस पाया जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लॉक्यूल कह देंगे या फिर ओवेरियन कैविटी कह देंगे। ये जो खाली स्पेस है ओवेरी के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, लॉक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो ओव्यूल पाया जा रहा है इसका मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। माइक्रो स्पोरेंजिया किसे कह रहे थे, जिसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे थे। अब यहाँ पर जब फीमेल एग यानी कि एग डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। तो ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें फीमेल गैमीट डेवलप होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जहां पर ये है प्लेसेंटा, यहां से डेवलप हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है ओवेरी का जहां से ओव्यूल डेवलप होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कह देते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी जगह निकलती है, ये जो डंडी सी जो निकल रही है इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। और जहां से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइलम कह देते हैं। और ये जो इसका जो नीचे वाला जो पार्ट पाया जाता है, ये खुला हुआ है, छोटा सा छेद है, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कह देते हैं। माइक्रोपाइल एंड है, इसको माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला होता है, इसको हम क्या कहेंगे, चला जा पोल कहेंगे या चला जा एंड कहेंगे। ठीक है। अब
ये जो लेयर पाई जा रही हैं, किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी ओव्यूल में तो एक लेयर पाई जाती है, किसी किसी में दो लेयर पाई जाती हैं। जब एक लेयर पाई जा रही है तो इंटेग्यूमेंट कहेंगे, अगर दो लेयर पाई जा रही हैं तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। अगर किसी में दो लेयर पाई जा रही हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर दो पाई जा रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। किसी किसी में एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। अब यहाँ पर अंदर का जो भी सेल्स यहाँ पर ये भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूसेलस। ये जो पाया जाता है इसे हम क्या कहेंगे? न्यूसेलस कह देते हैं। और अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक स्ट्रक्चर कहते हैं। एम्ब्रियोसैक को देख लेते हैं। एम्ब्रियोसैक में एक सेल होती है, एक सेल है, दो में डिवाइड करेगी। पहले ये जो है सेल मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस डिवीजन करने के बाद 4 सेल बनती हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ केसेस में 3 सेल जो होते हैं डीजनरेट हो जाती है और एक सेल बचती है। अब ये सेल कौन सी होगी? मियोसिस डिवीजन करने के बाद हैप्लॉइड कंडीशन आती है, बोले तो एन कंडीशन की होगी। और ये कंटिन्यूस जो एक सेल बची है, जो हैप्लॉइड कंडीशन की है, वो डिवाइड करेगी 1 से 2। वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता चला जाएगा 2, फिर यहाँ पर डिवीजन करना चालू कर देगी, यानी कि इस तरह से डिवीजन करेगी। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और 4 से हमारे कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 3 और 2 5 और 2 7। एक और केस पाया जाएगा इसमें, ये वाला, यानी कि 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब 8 न्यूक्लियाई ये कैसे अरेंज होते हैं? नीचे वाला, ये वाला, यहाँ जो नीचे वाले जो न्यूक्लियाई हैं माइक्रोपाइलर एंड पे जो पाए जा रहे हैं, इसके चारों तरफ सेल वॉल बनने लग जाएगी, और यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी। इनके ऊपर है, यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी, यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी, यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी। तो ये जो बीच वाले जो न्यूक्लियाई हैं 2, इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनती है। बीच वाले जो न्यूक्लियाई हैं 2, इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनती है, यानी कि सबसे बड़ी ये सेल जो है ये इन्हीं की सेल होती है। और ये जो बाकी न्यूक्लियस बने, बाकी न्यूक्लियाई जो बने हैं, न्यूक्लियस को, सिंगुलर को न्यूक्लियस कहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। तो बाकी जो न्यूक्लियाई बने हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल बन गई है। अब इन 2 सेल को क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पाए जा रहे हैं। इसको हम एग कहते हैं, एग सेल। और इसको हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। यहाँ पर एक टिश्यू ज़्यादा मोटा सा पाया जाता है, हल्का सा, उसे हम क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये स्ट्रक्चर होगा। अब ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था? एम्ब्रियोसैक का। ये एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर था। एम्ब्रियोसैक में अब आपने एक चीज देखी, इसमें 7 सेल पाई जाती हैं, 7 सेल पाई जा रही हैं। एक सेल ये है, ये है, ये है, 3 सेल ये, 3 सेल ऊपर, और एक बीच में, 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियाई कितने पाए जा रहे हैं? 8 न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। 8, 3 इसमें है, 3 इसमें और 2 इसमें। तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। इसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई कंडीशन कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसैक का, जो इसमें बताया था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।